बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान 6 माह से जारी जंग अब सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स तक महदूद नहीं रही, क्योंकि आबना हरमुज और खित्ते में अमेरिकी फौजी मौजूदगी के बाद अब अमेरिका ईरान पर मौशी दबाव को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला कर चुका है। इस दौरान पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज तेहरान पहुंच गए हैं, जहां उनकी आला सतह की मुलाकातें जारी हैं। उन्होंने ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। पाकिस्तान का कहना है कि वो खित्ते में अमनो इस्तेहकाम और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशें मुसलसल जारी रखे हुए है और सिफारतकारी के जरिए इस तनाज़े के हल के लिए कोशा है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि अमेरिका की जानिब से मौशी हमले की बात फौजी महाज पर बड़ी नाकामी का बिलवास्ता एतराफ है। उन्होंने मीडिया को मुखातिब करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि यह शिकस्त खाने वाले फरीक को फातिह के तौर पर पेश न किया जाए। अमेरिका की जानिब से ईरान पर मौशी पाबंदी आयद करने पर चीन का रद्द-ए-अमल मानी खेज है। चीन ने वाजे किया कि पाबंदियां और दबाव तनाज़ात हल करने की बजाय कशीदगी बढ़ाते हैं, जो किसी के मफाद में नहीं। चीन ने अपने जायज मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इकदाम करने का इंदिया भी दिया। चीन का यह मौक़िफ़ अमेरिका के लिए वाज़ेह पैगाम है, क्योंकि अमेरिका ने चीन समेत ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात रखने वाले ममालिक पर सानवी पाबंदी आयद करने के अलावा माली जुर्माने आयद करने की धमकी भी दी है। दूसरी तरफ अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेस्टेंट ने ईरान पर मौशी पाबंदियों को किसी दुश्मन के खिलाफ अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी मौशी कार्रवाई करार दिया। वो पहले भी कह चुके हैं कि ईरान पर आज से मजीद सख्त इक्तसादी पाबंदियां लगाई जाएंगी और उनके मुताबिक ये पाबंदियां ईरानी हुकूमत के खात्मे का बाइस बन सकती हैं। ये धमकियां अमेरिका की दिफाई महाज पर शिकस्त में नाकामी को जाहिर करती हैं। इस दबाव के साथ ही आबना हरमुज में आमदोरफ्त अब भी महदूद है। कैप्लर शिप ट्रैकिंग सिस्टम के मुताबिक हफ्ते को 13 और इतवार को सिर्फ 4 बहरी जहाज ही आबना हरमुज से गुजरे, जबकि तेल की आलमी मंडियों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और हफ्ते के आगाज पर ब्रेंट खाम तेल 1% से ज्यादा कमी के बाद $93.45, जबकि अमरीकी खाम तेल $86.14 फी बैरल पे आ चुका है। जंग ने मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों के मुस्तकबिल पर भी सवालात उठा दिए हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स ने खित्ते में अमरीकी तंसीबात की कमजोरियां नुमायां कर दी। अमरीका ने अब अपने कुछ फौजियों और तैयारों को इजराइल, उर्दन और दीगर दूर दराज मकामात पर मुंतकिल किया है। अमरीका के लिए बड़ा इम्तिहान अब यह है कि उन अड्डों की दोबारा तामीर पर अरबों डॉलर खर्च किए जाएं या मशरक़ वस्ता में फौजी मौजूदगी के पूरे ढांचे पर नजरसानी की जाए। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के मुताबिक 7 ममालिक में मौजूद 11 अमरीकी अड्डों के नुकसानात की मरम्मत पर तकरीबन $5 अरब खर्च हो सकते हैं, जबकि पेंटागन के जंगी अखराजात में तामीर नौ शामिल नहीं है। ईरान भी अमरीकी हिकमत अमली के मुताबिक अपनी सलाहियतें तब्दील कर सकता है और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स में सरमायाकारी बढ़ा सकता है, जो उर्दन और इजराइल तक पहुंच सके। जंग ने खलीजी इत्तेहादियों को भी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया है और अब खलीजी ममालिक अमरीका के अलावा दीगर ममालिक के साथ भी दिफाई ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका में नवंबर में होने जा रहे वस्त मुद्दती इंतखाबात अब ज्यादा दूर नहीं, लेकिन ईरान जंग, गजा और यूक्रेन में अमन की कोशिशों की नाकामी और अंदरूने मुल्क महंगाई में इजाफे ने सदर ट्रंप को गैर मकबूल करने में अहम किरदार अदा किया। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 33% अमरीकियों ने ट्रंप की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसके बायस कांग्रेस में रिपब्लिकन्स की शिकस्त का इम्कान बढ़ चुका है। ऐसे माहौल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज तेहरान पहुंचना अहम सिफारती पेशरफ्त है। जंग का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान अब भी सिफारती दरवाजा खुला रखा हुआ है और किसी भी वक्त फैसलाकुन ब्रेक थ्रू मौजूद है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए दिफाई तजियाकार हैं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बड़ी ग्रिप रखते हैं, बेशुमार मौक़ों के ऊपर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहे और अभी इस मंजरनामे के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब से की जाएगी। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। एयर मार्शल साहब, अभी मौजूदा मंजरनामा देखा जाए तो क्या इक़्तिसादी पाबंदियों को आयद करके अमरीका वो अहदाफ हासिल कर सकता है जो इस जंग के दौरान माली एतबार से, सकाफती एतबार से, शख्सी एतबार से, मौशी एतबार से वो ईरान का करता रहा? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो इसको हम एक रीजनल लेवल पे लें या एक टैक्टिकल लेवल पे लें तो हमें ये नज़र आएगा कि अमेरिका ने काफ़ी हद तक इस पे मार खाई और ईरान जो है वो बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा, जो कि वो खड़ा भी रहा और ईरान ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। ये एक सफरिंग और सेक्रीफाइस की उसकी लीडरशिप ने और वो बहुत कॉस्ट उसने रेस की अमेरिका की उस लिहाज से। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल
एक हिस्ट्री को देखें तो जो डोमिनेंट पावर होती है वो हमेशा कोशिश करती है कि रीजनल लेवल पे किसी ना किसी तरह का कैओस रहे, और कोई इंडिविजुअल या कोई एक सिंगल पावर जो है वो रीजनल को डोमिनेट ना करे, यानी कि वो चाहेंगे कि मल्टीपोलर रीजन हो और यूनिपोलर वर्ल्ड हो। और यही कोशिश उनकी रही है, चाहे वो एशिया है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, या चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया है। तो उन्होंने, अगर आप यूक्रेन और रशिया का देखें मामला जो चल रहा है, जो साउथ नॉर्थ कोरिया का चल रहा है, जो चाइना इंडिया का चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, और ये एरिया जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट जो मिडल ईस्ट का है वो इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पे इसराइल की भी कुछ अज़ाइम हैं और इसराइल के एम्बिशंस हैं, और इसराइल जो है यहाँ पे एक बहुत एक अपनी आप कहें कि स्टेट भी बनाना चाहता है, काफ़ी सारा लैंड भी वो लेना चाहता है और अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है। और उसने अपनी सिक्योरिटी को अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू और बहुत ज़राए के थ्रू कोशिश की, और वो मजबूत काफ़ी हद तक इस पोजीशन में रहे, जंगों से भी और पीस टाइम में भी। लेकिन फाइनली जो एक आखिरी दीवार थी वो ईरान था, जिसको वो चाहते थे कि वो उसे ख़त्म किया जा सके। तो ये पूरा जो एक मंजरनामा मैं इस वजह से पेश कर रहा हूँ कि इस बैकग्राउंड के ऊपर ये सारा मामला शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारे यूएस प्रेसिडेंट्स ने माज़ी में जो है वो जंग करने से इज्तनाब किया, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उन्हें मालूम था कि ईरान जो है वो ना तो इराक है, ना सीरिया है, ना लीबिया है। ईरान के पास ना सिर्फ ये कि इतनी सैंक्शंस, 40 साल की सैंक्शंस के बाद जंगी सलाहियत मौजूद है, उनके पास एक बहुत मजबूत प्रोग्राम मौजूद है, बल्कि उनकी लीडरशिप जो है वो भी बहुत मजबूती के साथ इस वक्त खड़ी है, और वो किसी तरह की स्पेस देने को तैयार नहीं और कुर्बानियां देने को तैयार है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जिसको ईरान कंट्रोल करता है और अभी तक कंट्रोल कर रहा है। तो इन तमाम अवामिल को देखते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने इज्तनाब किया, लेकिन फिर इस दफ़ा ट्रंप जो हैं उन्होंने जो जूइश और जो ज़ायनिस्ट लॉबी थी उसके अंडर प्रेशर इस कारहाय खैर को अंजाम देने की कोशिश की, और समझा कि शायद वो इसको इसी तरह कर लेंगे जिस तरह उन्होंने वेनेज़ुएला वाले के साथ किया है, या उन्होंने किसी और इराक या ईरान को लिबिया को होते देखा है, तो ऐसा हो नहीं सका। तो अब जो सिचुएशन है वो आमिन, आपने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए, बहुत सारी वजूहात हमने बताई भी, और बहुत सारी हम कंक्लूजन्स पे भी आए कि कौन जीता कौन हारा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो है। बट इस वक्त जो सिचुएशन है वो ज़्यादा डेंजरस इस वजह से है क्योंकि इस वक्त स्टेलमेट की सिचुएशन है, नो पीस नो वॉर वाली सिचुएशन है, बल्कि मोर वॉर एंड लेस पीस वाली सिचुएशन है अगर आप कहें। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये ज़्यादा डेंजरस है, ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए बल्कि तमाम रीजनल प्लेयर्स के लिए भी। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि इस वक्त तमाम गल्फ कंट्रीज जो मौजूद हैं, जो किंगडम्स मौजूद हैं, उनकी इनसिक्योरिटी में बहुत इजाफा हुआ है। सर इससे पहले सर मशरक़ वस्ता के ममालिक पे बात करने से पहले एयर मार्शल साहब ये बताइए, ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है कि मुआशी पाबंदियां लगाना या इक्तसादी पाबंदियां लगाना ये हार के मुतरादिफ है, तो क्या ये इसको सिर्फ ईरानी मौक़िफ़ समझा जाना चाहिए या बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी यही पैगाम गया है कि अमेरिका ने थक हार के कोई नताइज हासिल नहीं किए? क्योंकि बारहा वो कहता था अब नए हरमुज़ खुलवा लेंगे, और अभी ट्रैकिंग सिस्टम का डेटा ये बताता है कि वहां से कितने जहाज गुजर रहे हैं, एक दिन में 13 गुजरे और अगले दिन में 4 गुजरे, जहां से सैकड़ों जहाज रोजाना की बुनियाद पर गुजरते होते थे। तो क्या ये हार का एतराफ कर लिया गया है या फिर इसे एक और तरफ का पत्ता समझना चाहिए कि दिखाया कुछ और जा रहा है, पसे पर्दा कुछ और है? बिल्कुल यही बात है जो आपने कही। देखें, अमेरिका के पास अब एक एग्जिट स्ट्रेटजी वो चाह रहे हैं कि वो हो, और वो नैरेटिव से आएगी उनके पास। वो अब ये बताना चाह रहे हैं कि वो बड़ी डिबिलिटेटिंग किस्म की इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे जिससे बिल्कुल चोक कर देंगे वो ईरान की इकोनॉमी को। तो पहले 40 साल भी उन्होंने ये करके देखा। लेकिन मैं जो आपसे पहले बात की कि अमेरिका के अज़ाइम और इसराइल के अज़ाइम ईरान के मुतल्लिक दोनों मुख्तलिफ हैं। ईरान को अगर आज तक इस लेवल पे कोई लेके आया है, या उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शुरू किया था वो अमेरिका ने शुरू किया था। ईरान की अगर प्रॉक्सीज बनी हैं तो अमेरिका के ज़ेरे साया बनती रही हैं, क्योंकि वो हमेशा ये चाहता रहा कि जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके लिए कोई एक ऐसी बोगी ज़रूर मौजूद हो जो ईरान की सूरत में हो। और फिर उन्होंने शिया सुन्नी वाला जो तसादुम था उसको ज़्यादा तूल दी, उसको ज़्यादा आप कहें कि एक किस्म का को आगे लेकर गया, और शिया वाली जो पॉपुलेशन थी उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की ताकि एक इनसिक्योरिटी रहे, और जो उनकी वेपन इंडस्ट्री है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो चलता रहे।
और वही सबसे बेनिफिशियल रहा इस ईरान वॉर के दौरान भी। और अगर आप देखें तो जो उनकी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें लॉकहीड मार्टिन शामिल है, रेडियन शामिल है, बोइंग है, ये सारे वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस जंग के दौरान हासिल किया, और पैसा जो है वो ज्यादातर गल्फ कंट्रीज का लगता रहा। तो आप ईरान को वो अगर सैंक्शंस लगाते हैं जो उन्होंने पहले भी लगाई थी, तो उससे कोई ईरान में कमजोरी नहीं आई, क्योंकि ईरान किसी ना किसी तरह से, काफी सारे मुल्क ऐसे होते हैं जो रीजनल भी होते हैं और जो ऐसे जो चाहते हैं कि अमेरिका को इतना बहुत ज्यादा इधर इन्फ्लुएंस ना क्रिएट हो सके, जिसमें चाइना शामिल है, रशिया शामिल है, वो किसी ना किसी तरह से ईरान की हेल्प करते रहे हैं और करते रहेंगे। और ईरान भी जो है वो अपने आप को सरवाइव करता रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सैंक्शंस होंगी कि जिससे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। अच्छा, और एयर अब मार्शल गल्फ साहब, कंट्रीज के लिए ये भी एक बताइए लम्हा सर कि है। अभी जो फील्ड मार्शल का दौरा है, तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि अमेरिका ने सैंक्शंस आयद की हैं, या उसे इस तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि ओमान के जो डेलीगेशन हैं वो भी इस वक्त तेहरान के अंदर मौजूद है, बावजूद इसके कि तेहरान ने कहा है कि ओमानी डेलीगेशन का पाकिस्तानी डेलीगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, पाकिस्तान ने एक बहुत क्रूशल रोल प्ले किया है, और ये मेरा ख्याल में तमाम दुनिया को मालूम है, आपके प्रोग्राम्स में भी इसका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ। उसी की कॉन्टिन्यूटी के लिए मेरा ख्याल में हमारी लीडरशिप ये चाहती है कि इस तनाज़े को किसी ना किसी तरह से किसी एक करवट बिठाया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स हों आपस में। और पाकिस्तान ही था जिसने अमेरिका और ईरानी लीडरशिप को करीब लेकर आया, आपस में एक दूसरे के करीब बिठाया। तो वो अभी तक इस कोशिशों को जारी रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे इसका बहुत इफेक्ट है। पाकिस्तान का डायरेक्ट बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, और जितनी अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी ईरान में होगी वो पाकिस्तान में स्पिल ओवर भी हो सकती है और हो रही है। और उससे पाकिस्तान को ना सिर्फ जोग्राफी तौर पे सिक्योरिटी वाइज नुकसान होगा, बल्कि इकोनॉमिकली भी। ये जितनी भी प्राइसेस बढ़ती हैं, फूड इनसिक्योरिटी होगी, एनर्जी इनसिक्योरिटी होगी, तो उससे डेफिनेटली पाकिस्तान पे भी असर होगा। तो ये इस दौरे को डेफिनेटली उस तनाजुर में जरूर देखना चाहिए, और फील्ड मार्शल साहब जरूर चाहेंगे, हमारी लीडरशिप जरूर चाहेगी कि किसी ना किसी तरह से इसको, किसी ना किसी इस स्टेलमेट को खत्म होना चाहिए, किसी ना किसी साइड पे इसका कोई कंक्लूसिव चीज होनी चाहिए, ताकि रीजन में एक स्टेबिलिटी आए, एक सर्टेनिटी वाला माहौल आए, जो कि बहुत जरूरी है। अभी अगर आज भी अगर किसी तरह की सर्टेनिटी आ जाती है, तो आप देखेंगे कि कई महीने लगेंगे, बल्कि कई साल लगेंगे, कि दोबारा नॉर्मलसी वापस आएगी, और दोबारा से जो एक शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फॉर शॉर्टेज ऑफ ऑयल जो चल रहा है, और जो लॉजिस्टिक्स हैम्पर हुई है अभी तक, जो एक फ्लो ऑफ लॉजिस्टिक चेन थी, उसको वापस आने में काफी अरसा लगेगा। तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली पाकिस्तानी लीडरशिप चाहेगी कि इसको किसी ना किसी तरह से हल किया जा सके। अच्छा, एयर मार्शल साहब, वो बताइए जिसका तज़किरा मैंने अपने इब्तदाई के अंदर भी किया कि $5 बिलियन के करीब तकरीबन नुकसान है खलीजी ममालिक के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डों को, और पेंटागन के वो जो तामीर नौ के हवाले से अखराजात हैं वो मुख्तस नहीं किए गए। पेंटागन ने सिर्फ अपने अखराजात किए मिज़ल्स के हवाले से, तामीर नौ के हवाले से नहीं किए। तो अब इस ज़िमन के अंदर क्या पूरे मशरक़ वस्ता की पॉलिसी पे नज़रसानी अमरीका करेगा, या उसी तरीके से चलाएगा जिस तरीके से इस वक्त डैमेजेस मौजूद हैं, या अगर नज़रसानी होगी तो किन समतों को देख के होगी? यानी वहां से अपनी बिसात को रफ्ता रफ्ता लपेटा जाएगा, या मजीद मजबूत किया जाएगा उन लूप होल्स को देख के जो अभी दिखाई दिए? देखिए, अमेरिका को बहुत इकोनॉमिक लॉस तो डेफिनेटली हुआ है, जिस तरह का उन्होंने वेपन इस्तेमाल की, और ये कॉस्ट जो है ईरान ने उनके ऊपर इन्फ्लिक्ट की है। डेफिनेटली ईरान को खुद भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डैमेज हुआ है, इकोनॉमिकली उनको बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन वो चीज़ें जो अमेरिका चाहता था, वो ऑब्जेक्टिव जो इसराइल के थे, वो अचीव डेफिनेटली ईरान के खिलाफ नहीं हो सके, और इतनी डेटरेंस नहीं हुई। चाहे उसको इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया, चाहे उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन ईरान आज भी खड़ा है, और आज भी मेरा ख्याल में वो इस लेवल पे, अगर कल को निगोशिएटिंग टेबल पे आना पड़ता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ आएगा निगोशिएटिंग टेबल पे और कोई चीज डिक्टेट कर सकेगा ईरान को बड़ी स्ट्रिक्टली, जो कि आज तक वो नहीं कर सका। Having said that, देखिए, इनसिक्योरिटी जो गल्फ स्टेट्स की है वो बहुत बड़ी है। गल्फ स्टेट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एक्सपोज हुआ है। गल्फ स्टेट्स के वो तमाम अड्डे जो अमेरिकन इस्तेमाल कर रहे थे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं। वो तमाम सेंटर्स जो उनकी इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रही थी वो बहुत एक्सपोज हुए हैं। उनके एनर्जी का जो पूरा एक नेटवर्क है वो एक्सपोज हुआ है। लॉजिस्टिक की जो चेन है वो एक्सपोज हुई है, क्योंकि
वो उस तरह से तैयार नहीं थे जिस तरह से ईरान जो है उसने अपने आप को डग इन किया हुआ था और डीप डाउन ट्रेंचेस बनाए हुए थे और वहां पे वो अपने आप को महफूज किया हुआ था, अपने इक्विपमेंट को महफूज किया हुआ था, अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को महफूज किया हुआ था और वही उसका सर्वाइवल था। जबकि गल्फ स्टेट्स ने उसको आउटसोर्स किया हुआ था अमेरिकन की तरफ और उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किए थे और उनको ये यकीन था कि काफ़ी हद तक अमेरिकन जो है उनका ये डिफेंस सिस्टम जो है जो जॉर्डन से लेकर तकरीब ये दोहा तक मौजूद है, वो उसको सर्वाइव देगा और वो उसको सिक्योरिटी देगा। तो वो ऐसा हो नहीं सका और वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं। तो उनके पास इस वक़्त 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो स्टेटस को इस्तेमाल यूज़ रखें, जो कि वो काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि अभी तक वो अमेरिकन्स पे डिपेंडेंट हैं और आगे भी डिपेंडेंट रहेंगे और ज़्यादा पैसा उनकी इंडस्ट्री में लगाएंगे ताकि ज्यादातर वो स्टेटस को ही दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ अगर इनफरादी तौर पे वो अगर अपने एलाइज को तब्दील करें, रीअलाइनमेंट करें, तो हालात जो है उनके हक में कुछ बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर विषय पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बांग्लादेश की जानिब से सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हाल ही में होने वाले मक्का दिफाई मुआहदे में शामिल होने के इशारों ने भारत में खलबली मचा दी है, क्योंकि ये पेशरफ भारत के लिए सिर्फ एक नई सिफारती सफबंदी नहीं होगी बल्कि उसकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। पाकिस्तान पहले ही भारत के मगरबी महाज पर मौजूद है, चीन शिमाल में एक बड़ा चैलेंज है, और अगर बांग्लादेश भी इस दिफाई ढांचे का हिस्सा बन जाता है जिसमें सऊदी अरब और तुर्की शामिल हो, तो भारत के लिए मशरकी महाज भी गैर महफूज होगा, जो पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो तरफा ताल्लुकात में पैदा होने वाली गर्मजोशी पर परेशान है, जिसके बायस भारत की अब बांग्लादेश की तब्दील होती हुई खारजा तरजीहात पर गहरी नजर है। इस बहस ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब बांग्लादेश के मुशीर बराए खारजा हुमायूं कबीर ने कहा कि ढाका सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल किसी भी मुआशी या दिफाई ढांचे में शामिल होने के इम्कान के बारे में मुस्बत मौक़िफ़ रखता है। उनके बयान को भारतीय मीडिया में मक्का मुआहिदे में बांग्लादेश की मुमकिना शमूलियत के इशारे के तौर पर देखा गया। भारत ने भी इस खबर को नजरअंदाज नहीं किया। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल से जब बांग्लादेश के मक्का दिफाई इत्तेहाद में मुमकिना शमूलियत के बारे में सवाल हुआ, तो उनका कहना था कि भारत मगरबी एशिया में होने वाली हालिया पेशरफ्त पे गहरी नजर रखे हुए है। मक्का दिफाई मुआहिदा इज्तमाई दिफा के तसव्वुर के बायस भी अहम है, यानी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की में से किसी एक मुल्क पर हमला तीनों के खिलाफ हमला तसव्वुर होगा। अगर बांग्लादेश भी इस मुआहिदे में शामिल होता है तो इस दिफाई बंदोबस्त का जुग्राफियाई दायरा बहुत दूर तक फैल जाएगा, लेकिन बांग्लादेश के लिए ऐसा कोई भी फैसला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जनूबी एशियाई मुल्क तीन अतराफ से भारत से गिरा हुआ है और खुराक, रिफाइंड पेट्रोलियम, बिजली और तिजारत समेत कई शोबों में से अपने बड़े पड़ोसी के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात बरकरार रखने की जरूरत है। बांग्लादेश ने तवील अरसे तक किसी वजह से सबसे दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं की पॉलिसी इख्तियार किए रखी, लेकिन उस वक्त बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ जब बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म ने भारत जाके पनाह ले ली। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान गुज़श्ता 6 माह से नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली के दौरे की दावत कबूल करने से भी गुरेज़ा हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में पैदा होने वाली हालिया कशीदगी में शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मामला भी अहम है। 5 अगस्त को नई दिल्ली में एक वीडियो नशिस्त के दौरान शेख हसीना वाजिद ने कहा कि वो दिसंबर में बांग्लादेश वापसी का इरादा रखती है, लेकिन तारिक रहमान की हुकूमत और 2024 की तहरीक हामियों ने उनके इस दावे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तारिक रहमान को सितंबर में नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में आउटरीच इजलास में शिरकत की दावत मिली है, लेकिन बांग्लादेश ने फिलहाल उनके दौरे की तस्दीक नहीं की। वो अगर नई दिल्ली जाने से गुरेज खां हैं और इस दौरान मक्का मुआहिदे में शमूलियत का इम्कान बढ़ता है, तो ये भारत के लिए वाज़ेह सिफारती पैगाम होगा। हकीकत यह है कि बांग्लादेश के लिए मक्का मुआहिदा सिर्फ दिफाई ताउन का सवाल नहीं, बल्कि मुआशी फवायद, इलाकाई सलामती और भारत के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन पैदा करने के हवाले से भी अहम है। बांग्लादेश के लिए यह फैसला मुश्किल जरूर है, लेकिन वो अगर इस मुआहिदे में शामिल होता है तो भारत के लिए मसला कहीं बड़ा होगा। उसे मगरिब में पाकिस्तान, शिमाल में चीन और मशरिक में एक ऐसे बांग्लादेश के साथ पेश आना होगा जो सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई ताल्लुकात में बंधा होगा, जिसका मतलब यह होगा कि भारत खित्ते में सिफारती तन्हाई का शिकार हो जाएगा। चुनाचे बांग्लादेश की मक्का मुआहिदे में शमूलियत सिर्फ एक नए रुकन का इजाफा नहीं, बल्कि भारत की खारजा पॉलिसी के लिए साबित हो सकती है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके सरदार मसूद खान साहब ने। सरदार मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अभी बांग्लादेश के हवाले से जो खबरें मंजर आम पे आ रही हैं, हुमायूं कबीर साहब के बयान को बांग्लादेश की अगली पॉलिसी समझा जाना चाहिए, एक ख्वाहिश समझा जाना चाहिए, या फिर ये बयान किसी और तनाजुर में था, इसे भारत ने किसी और नजरिए में लिया? देखिए, अच्छी खबर है और आपको ये जहन में रखना चाहिए
कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुल्क थे। सन 1947 में ये एक मुल्क बना था। फिर भारत की मुदाखलत की वजह से और मुक्ति वाहिनी की वजह से पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया, एक बांग्लादेश कहलाया और एक पाकिस्तान। लेकिन दो कौमी नज़रिया अपनी जगह पर कायम है और बांग्लादेश में ही दो कौमी नज़रिए की बुनियाद डाली गई थी। लिहाजा हमारी खारजा पॉलिसी एक दूसरे से मिलती जुलती है और उनकी जो है उनकी ये ख्वाहिश है कि वो ख़त्ते में अमन और सलामती के लिए काम करें और किसी भी मुल्क को ये इजाज़त ना दें कि वो अपनी हिजमनी, अपनी बरतरी कायम करने के लिए नस्ली या मजहबी मुनाफरत को बढ़ाए। तो हिंदुस्तान ऐसा ही कर रहा है। हिंदुस्तान के लोग जो हैं, बिलखुसूस आप देखें मशरक़ी हिंदुस्तान के लोग जो हैं, वहाँ जो हिंदुत्व के प्रचारक हैं वो सारे के सारे बांग्लादेशियों से नफ़रत करते हैं, बांग्लादेशियों के बिलखुसूस मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। और उसके बाद जो उनके महाजरीन वहाँ से बांग्लादेश से आए हैं वक्तन फ़वक्तन, उसमें उस वक्त के 1971 के महाजरीन भी शामिल हैं, उनको अपने जिस्म का हिस्सा नहीं समझते। तो इस वजह से ज़ाहिर है कि बांग्लादेश की भी ख्वाहिश होगी, अब जबकि उनको इतने अरसे के बाद आज़ादी मिली है, ये हसीना वाजिद के चुंगल से जब वो निकले हैं, उसके इस्तबदाद से जब वो बाहर निकले हैं, तो वो आज़ादाना खारजा पॉलिसी जो है उसको परस्यू कर रहे हैं। इसमें ये अच्छी खबर है। देखिए कि क्या ये एक सोच है या उनकी पॉलिसी है, और इस सिलसिले में क्या वो 3 ममालिक के साथ रब्ते करेंगे, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मेरा 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 सवाल फिर सरदार मसूद खान साहब, सर मेरा सवाल एक और तनाजुर में लीजिए। अब ये उनकी ख्वाहिश है या ये ख्वाहिश जो उनकी इस वक्त ज़बान के ऊपर आई है, ये तीनों ममालिक की तरफ से किसी एक मुल्क की तरफ से जेस्चर दिए जाने पे आई? देखिए, इस सिलसिले में मैं क्या साराई नहीं करूंगा। यानी ये आप एक बहुत ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसके बारे में मेरे पास कोई मुसद्दक़ा मालूमात हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बयान का आना बहुत अहम है। और मैंने ये भी कहा है कि जो इसके दिफाई मुआहदे के इस्लामी ममालिक के लिए दरवाजे खुले रखे गए हैं। यहाँ तक कि आसाराई हो रही है कि तेहरान में शुकूक शुबात पाए जाते थे, अगरचे वहाँ से भी मुस्बत बयानात आए हैं, लेकिन अब जो है ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि तेहरान भी इसमें शामिल हो सकता है, यानी ईरान भी शामिल हो सकता है। उसकी मुमकिनात कम हैं, लेकिन बांग्लादेश अगर शामिल होना चाहता है तो उसके लिए ये इस दिफाई मुआहदे के दरवाजे खुले हैं। अच्छा, चले सरदार साहब एक चीज़ और बताइए सर। जब इब्तदाई तौर पे ये मुआहिदा तश्कील पाया था तो एक तासुर ये था कि ये ईरान के ख़िलाफ़ है, एक तासुर ये था कि ये इजराइल के ख़िलाफ़ है। ईरान की तरफ से पॉजिटिव जवाब आया और फिर अमेरिका ने जब खैर मकदम किया तो फिर तासुर उभरना शुरू हुआ कि अमेरिका खैर मकदम क्यों कर रहा है, फिर ये तेहरान के ख़िलाफ़ है। लेकिन अब बांग्लादेश अगर इसमें शमूलियत इख्तियार करता है तो वो तासुर किस हद तक ज़ायल होगा कि ये तेहरान के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात आपने ये की कि तेहरान के इसके अंदर शामिल होने के इम्कानात जो हैं वो कम दिखाई देते हैं, तो उसकी वजह क्या है? सबसे तो पहले मैं ये कहूँगा कि यानी मतलब मुस्तक़बिल करीब में इसके इम्कानात कम हैं, लेकिन आगे चलकर ईरान भी इस मुआहदे में शामिल हो सकता है। बल्कि ईरान ख़ुद जो है इस बात की वकालत कर रहा था इस जंग के दौरान कि इस खत्ते के इलाक़ों को अपनी सलामती का ख़ुद बंदोबस्त करना चाहिए। तो एक तो ये बात है कि ये नहीं मतलब है कि ईरान को जब आप मिलाएंगे तो उस वक्त हालात बेहतर होने चाहिए, जो इनके दरमियान किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, कोई जंग नहीं होनी चाहिए, कोई शुकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए खलीजी रियासतों के और ईरान के, बिलखसूस सऊदी अरब और ईरान के। और सऊदी अरब ने भी जंग के दौरान बड़ी दानिशमंदाना पॉलिसी इख्तियार की है। यानी एक तरफ जो है उसके ऊपर हमले हो रहे थे, लेकिन उसने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की कि वो सालसी करे। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि जो रियाद की पॉलिसी थी बहुत ही कैलकुलेटेड पॉलिसी थी और ये कारगर साबित हुई। अब जो है कि जो मैं कहता हूँ कि ईरान अभी शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ कई किस्म के मकातब बेफिक्र हैं और बाज़ जो है इससे शक और शुबे की नज़र से देख रहे हैं। और दूसरे जो मैंने आपको कंडीशन बता दी कि अभी जो है मारूजी हालात इसके लिए मुआफ़िक नहीं है। अब दूसरी तरफ चलिए कि बांग्लादेश जो है वो एक किस्म का इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है। उनकी सोच फ़लस्तीन के बारे में, उनकी सोच जो है मुसलमानों के दिफा के लिए, इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए, जाहरियत के ख़िलाफ़, वो वैसी है जैसे पाकिस्तान की है या वैसी है जैसे तुर्की की है या सऊदी अरब की है। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी अगर वो इससे जुड़ना चाहें।
और आपका बुनियादी सवाल ये था कि क्या ये एक बयान है या वो आगे सोचकर इसे किसी ठोस पॉलिसी में तब्दील करेंगे। इसके लिए हम जो है हालात का जायज़ा लेते रहेंगे और आने वाले दिन ये बताएंगे कि ये मुमकिन है, क्योंकि अभी और बहुत से उम्मीदवार हैं खुद खलीज में से, मिसाल के तौर पर कुवैत है, बहरीन है, उसके अलावा कतर ने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया हुआ है। मिस्र जो है वो बाकायदा उसकी कोशिश हुई, मेरा ख्याल है मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की के दोबारा मुज़ाकरात होंगे और सऊदी अरब से भी पूछा जाएगा कि वो इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं शामिल। अच्छा सरदार साहब ये चीज़ बताइए कि अगर बांग्लादेश इसमें शामिल होता है, आपने कहा कि नज़रियाती वाबस्तगी भी है, दीनी वाबस्तगी भी है और तबकाती वाबस्तगी भी है, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन वो मुल्क जो भारत के तसल्लुत में रहा, जिस मुल्क के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी के लोग मौजूद रहे, वहाँ की वजारतों को चलाते रहे, अब वो मुल्क जब उससे आज़ाद हो रहा है तो उसके बाद मौजूदा सूरत हाल में वो एक ऐसे ब्लॉक का हिस्सा बनता है जो भारत के लिए भी नाकाबिल कबूल है, तो फिर भारत को इसमें क्या मुश्किलात हो सकती हैं और भारत की तरफ से क्या शरंगेजी हो सकती है और क्या इकदाम हो सकते हैं? देखिए, यहाँ दुश्मन का जिक्र नहीं किया गया। जैसे नेटो में दुश्मन का सबको मालूम था कि सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म है, लेकिन जो ये दिफाई माहिदा है, चूँकि ये दिफा के लिए है, डिटेरेंस के लिए, मुदाफ़ियत के लिए है, इसलिए ये नहीं बताया गया कि एनिमी कौन है, वाज़े तौर पर नहीं बताया गया। कहा गया कि हम जाहिरियत रोकेंगे। अब जब ये कहा गया तो ये ज़रूरत जो है बांग्लादेश की भी है कि बांग्लादेश भी किसी किस्म की जाहिरियत को रोकने के लिए किसी ग्रुप में शामिल हो सकता है और ये उसके लिए बहुत ही मुनासिब ग्रुप है। एक चीज़ और भी मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान को कौन से खदशात हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो हिंदुस्तान की तरफ से है और वो इसी वजह से इस ग्रुप में शामिल हुआ है। और सऊदी अरब है, उसके अलावा जो है तुर्की है, उन्होंने इसका साथ देने का वादा किया है और अमली इक़दाम किए हैं। बांग्लादेश को भी इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा हिंदुस्तान से है, तो एक कदर मुश्तरक तो है और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए क्योंकि वो गैर महसूस कर रहे हैं। जब तक हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश अमली तौर पर भारत का हिस्सा बन गया था और भारत की सॉवरेंटी वहाँ चलती थी, भारत का सिक्का वहाँ चलता था, उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अभी जो है आपने खुद ही कहा कि किस तरीके से बांग्लादेश के वज़ीर आज़म पसोपेश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की दावत को कबूल करने के सिलसिले में। तो ये है कि वो इस वक्त जो है उन्हें कोई ऐसा मैकेनिज़्म भी चाहिए जो उनको महफूज रख सके और इस सिलसिले में अगर उन्होंने पेशकदमी की है या करेंगे तो वो खुशाइंद होगी पूरे के पूरे, मेरा ख्याल मुस्लिम ब्लॉक के लिए। अच्छा सरदार साहब, आप क्या समझते हैं सर कि बांग्लादेश के भारत से ताल्लुकात किस हद तक मामूल पे आ सकते हैं? जैसे मैंने इब्तदाई में तज़किरा भी किया कि उनकी बड़ी मईशत जो है वो तीन अतराफ से अगर भारतीय बॉर्डर लगते हैं तो मईशत भारत से मुकम्मल कट के तो रह नहीं सकती, उनके बहुत से मंसूबे उनके साथ चलेंगे। तो शेख हसीना वाजिद की वापसी का हवालगी का मुतालबा और उसके साथ साथ ये ब्रिक्स में पसोपेश का मंजरनामा और मुस्तकबिल के अंदर मजीद मामलात के ऊपर जो है वो रखना डलते हुए दिखाई देना, तो मुस्तकबिल के भारतीय और बांग्लादेश के ताल्लुकात किस हद तक गूम की कैफियत का शिकार रहेंगे? देखिए, भारत के खालदा ज़िया जो साबिक़ वज़ीर आज़म थी उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे और ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं ये खालदा ज़िया साहब और जनरल ज़िया के जो है साहिबजादे हैं, लिहाजा इनके ताल्लुकात भारत के साथ हैं और इनको एक किस्म की जो अंडरस्टैंडिंग भी है कि किस तरीके से भारत के साथ रवाबत कायम किए जा सकते हैं, किस सतह पे कायम किए जा सकते हैं। ये हुकूमत जो है उन लोगों से मुख्तलिफ है जो इनकलाब लाए थे, जो अभी हालिया इनकलाब लाए थे, उस पर तलबा हों या जमात इस्लामी हो, क्योंकि उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था। तो ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि इनकलाब था, इनकलाब की लहर पे ये आए हैं, लेकिन ये एक रिवायती सियासी पार्टी भी है और इनका जो है कई अशरों पे मुहित तजुर्बा है कि भारत के साथ आपने ताल्लुकात को किस सतह पे रखना है, किस जाविये से आपने अपने ताल्लुकात उनके साथ बढ़ाने हैं। तो इनकी जो है जूद या बदेर इनकी पॉलिसी वो एक किस्म की कैलकुलेटेड होगी, प्रैग्मेटिक होगी, यानी ये भारत के साथ मुकम्मल दुश्मनी नहीं चाहेंगे। लेकिन भारत खुद जो है बहुत सी तंजीमों का हिस्सा है, SCO का हिस्सा है, उसके अलावा जो है अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहलाता है। फिर जो है उसने I2U2 एक तंजीम बनाई हुई थी जिसका मतलब था कि इंडिया, इसराइल और उसके बाद UAE एंड यूनाइटेड स्टेट्स, तो
और फिर उन्होंने आईमैक का आगाज़ किया था। आईमैक जो है वो इंडिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप जो है उसका उन्होंने एक ढांचा बनाया था। तो मेरा ख़्याल है कि बांग्लादेश का भी इस्तेहकाक है कि वो अपनी हिफाजत करे, अपनी सरहदों की हिफाजत करे, अपनी माशी इंडिपेंडेंस की हिफाजत करे। ठीक है, उसका इन्हिसार हिंदुस्तान की मंडियों पे होगा, लेकिन बांग्लादेश की इतनी बड़ी आबादी है कि हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश की ज़रूरत होगी। इन जुज़ियात और तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि जिस तरीके से बांग्लादेश पहचाना जाता है कि वो इस्लामी मुल्क है, वो एक ज़माने में पाकिस्तान का हिस्सा था। हम दोनों ममालिक बरादर ममालिक हैं, एक ही जिस्म के दो हिस्से हैं और एक ही नज़रिए की वजह से हम वजूद में आए थे बर सग़ीर में। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो इस ग्रुप का, इस नेटवर्क का, इस दिफाई मुआहदे का, इस पैक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। और वो उसके साथ साथ एक ख़ास सतह पे बदस्तूर भारत अपने हमसाये के साथ ताल्लुक़ात बरकरार रख सकते हैं। यानी उन्हें इसमें इसे दुश्मनी में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने शुरू में एक सवाल पूछा था कि भारत इसे कैसे देख रहा है। भारत जो है वो अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को बुरे तरीके से ज़द-ओ-कोब कर रहा है, जुल्म सितम का निशाना बना रहा है, और बाहर जो भी मुसलमान उठता है ख़ास तौर से उसके नेबरहुड में, तो उसे वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि जो इंदिरा डॉक्ट्रिन है, चले जाइए 1970s में जब उन्होंने बांग्लादेश बनाया था तो उसके फ़ौरन बाद इंदिरा डॉक्ट्रिन का ये था कि ये जो इस इलाके के ममालिक जो पेरिफेरी में हैं, जो मतलब पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, या दूसरे जो ममालिक हैं, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान, ये हिंदुस्तान से पूछे बगैर किसी जो बाहर के मुल्क के साथ ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने तो खैर उसे न सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि हिंदुस्तान के सामने जाके खड़ा हो गया है, क्योंकि वो एक जौहरी रियासत बन गया है। बांग्लादेश के ऊपर ये पाबंदी थी, यानी स्टेटेड और अनस्टेटेड, और बांग्लादेश भी अब उसने अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू कर दिया है, और इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने का मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि दुश्मनी हो। इस इत्तेहाद का मकसद है अपने दिफाई इत्तेहाद, यानी एक अम्ब्रेला जो है उसके साथ जुड़ के खित्ते के दीगर ममालिक के साथ कनेक्ट हुआ जा सके। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, शाम में इजरायली हमलों के बाद पैदा होने वाली नई कशीदगी ने अमेरिका को फिर मशरक़ वस्ता में फौरी सिफारती मुदाखलत पर मजबूर कर दिया। गजा, ईरान और जनूबी लेबनान के बाद शाम में इजराइल और नई शामी हुकूमतों तुर्किया के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने अमेरिका के लिए एक और खतरनाक बहरान पैदा किया। अमेरिका को खदशा है कि शाम में नया महाज खुला तो ईरान की जंग के बायस पहले से ही दबाव का शिकार सदर ट्रंप के लिए दाखिली सियासी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएगी। इस पूरे मंजरनामे में अमेरिका की सालसी में उर्दन में शाम और इजराइल के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात हुए हैं। मुज़ाकरात में इजरायली हमलों, गिरफ्तारियों और जारहियत को रोकने पर बात हुई, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी मुआहिदे के लिए भी बातचीत दोबारा शुरू करने पर गौर किया गया। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद अल-शेबानी ने सिक्योरिटी मुज़ाकरात जल्द बहाल होने की उम्मीद जाहिर की। ईरान जंग के बाद ये राबिते मुअत्तल हो चुके थे। फिर इजराइल ने गुज़श्ता हफ्ते शाम के अबू ज़हूर फ़ज़ाई अड्डे पर हमले किए तो शाम ने इजराइल से राबिते ख़त्म कर दिए। अमेरिका 1 साल से ज़्यादा अरसे से इजराइल और सदर अहमद अल-शरा की हुकूमत के दरमियान सिक्योरिटी मुआहिदा करवाने की कोशिश कर रहा है। शामी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक साल के आगाज़ में दोनों फरीक तकरीबन तमाम बुनियादी निकात पर कागजी इत्तफाक कर चुके थे, जिनमें जनूबी शाम में सिक्योरिटी जोन और ऐसा बफर जोन कायम करना भी शामिल था जहां सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्सेस मौजूद हों, लेकिन शाम को इजराइल की जानिब से मुआहिदे पर अमल दरामद का यकीन नहीं। मसला सिर्फ शाम और इजराइल तक महदूद नहीं रहा। इजराइल और तुर्की के दरमियान भी शाम के मामले पर कशीदगी बढ़ रही है। इजराइल को खदशा है कि तुर्की हल्ब के करीब वाक़े किसी फ़ज़ाई अड्डे पर अपनी फ़ौज तैनात कर सकता है। यह शाम में अपना अस्करी असरो रसूख बढ़ाने में किरदार अदा कर सकता है। मक्का दिफाई मुआहिदे के बाद खत्ते में तुर्की की पोजीशन मजबूत हुई है, जिसके बायस इजराइल तुर्की के खिलाफ किसी भी किस्म की महाजराई से दूर रहेगा। तुर्की शाम में अपने सिक्योरिटी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार बरकरार रखना चाहता है। इजराइल को खदशा है कि तुर्की शाम को रेडार या फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम कर सकता है, जिसके बायस इजराइल की फ़ज़ाई बरतरी मुतासिर हो सकती है। हमास के हवाले से तुर्की का मौक़िफ़ भी दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी में इजाफे की वजह बना। दूसरी तरफ शाम की नई हुकूमत इजराइल से जंग नहीं चाहती, लेकिन इजराइली कार्रवाइयों के बायस खत्ते में एक और जंग छिड़ने के खदशात हकीकत में तब्दील हो सकते हैं। यूं इजराइल बैक वक्त कई महाजों पर कशीदगी पैदा कर रहा है। गजा, ईरान और जनूबी लबनान के बाद शाम में नई महाजराई और तुर्की के साथ बढ़ते हुए तनाव के बायस बज़ाहिर पूरा खित्ता ही इस वक्त कशीदगी की लपेट में है, और इस पूरे मंजरनामे में अमेरिका का किरदार गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है।
अमेरिका एक तरफ इजराइल का देरीना इत्तेहादी है, दूसरी जानिब तुर्की, कतर और सऊदी अरब नई शामी हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के साथ जंग के असरात से पहले ही निमट रहा है और सदर ट्रंप के हामियों में भी इस जंग पर इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। ऐसे में शाम एक नई जंग अमेरिका के लिए सियासी और सिफारती तौर पर इंतहाई महंगी साबित हो सकती है। इन हालात में इजराइल अगर शाम या तुर्की के साथ कशीदगी बढ़ाए तो अमेरिका पर मुदाखलत के लिए दबाव बढ़ेगा। दूसरी जानिब इजराइल में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सलामती और जंग का बयानिया सियासी तौर पर अहम है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि खित्ते में बढ़ती कशीदगी सिर्फ सिक्योरिटी जरूरत है या उसमें दाखिली सियासत का उनसर भी शामिल है। अमेरिका की फौरी तौर पर कोशिश यही है कि शाम और इजराइल के दरमियान दो तरफा राबिते बहाल रहे, इजरायली हमले रुके रहें और ये कशीदगी मजीद फैलने से रोकी जाए। लेकिन नेतन्याहू ने अगर इंतखाबी फायदे के लिए कशीदगी बढ़ाने का रास्ता इख्तियार किया तो वक्ती सियासी फायदा मुमकिन है, लेकिन तवील मुद्दत में इजराइल के लिए एक ज्यादा सख्तगीर और मुखालिफ शाम का खतरा पैदा होगा। मौजूदा मुज़ाकरात का मकसद भी मशरिक़ वस्ता में जारी जंगों के बाद शाम को एक नई जंग का मैदान बनने से रोकना है और ये अमेरिका और सदर ट्रंप के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, इजराइल और शाम के मसले को इस वक्त देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि ये मसला किस हद तक बढ़ रहा है, रोकथाम कहां पर होगी और अमेरिका का असर व रसूख शाम के मामले में इजराइल के ऊपर किस हद तक कम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है मौजूदा सूरत हाल का, एक बात तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि इजराइल को ये अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका खित्ते से इनखला करना चाह रहा है और कट एंड रन की पॉलिसी अपनाना चाह रहा है। ऐसे में इजराइल तनहा हो जाएगा। खित्ते के अंदर जो तमाम उसने दुश्मनियां मोल ली हैं, फिर उसको खुद ही सबसे डील करना पड़ेगा। ऐसे में का जो एक नेतन्याहू की मकबूलियत में कमी, उसको इलेक्शन के अंदर चैलेंजेस, उसके ऊपर करप्शन के मुकदमात, उसको ये नजर आ रहा है कि उसका जो मुकद्दर है वो कयादत के बजाय जेल के अंदर है। इस वजह से वो ये चाहता है कि दो काम, पहली बात यह है कि जंग के बादल मंडलाते रहें ताकि वो अपनी वॉर कैबिनेट को आगे बढ़ा दे, क्योंकि अगर जंग खतरनाक खत में चली जाती है तो फिर एक दफा फिर इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे, जिस तरह से कई दफा हो चुके हैं। और उसके बाद फिर वो ये कह सकेगा कि जनाब मेरी वॉर कैबिनेट है और जंग की हालत के अंदर वॉर कैबिनेट एक्सटेंड करेगी। इससे वो जेल की सलाखों के पीछे जाने से बच सकता है और साथ ही साथ जो है वो अपने मजमूम मकासद को भी अमली जामा पहना सकता है। और एक और जो बड़ा मकसद है वो ये है कि अमेरिका क्योंकि वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है और हर बार इजराइल उसके सींग फंसा देता है। अब तो ये बात सबको बड़ा वजाहत से पता है कि ईरान की जंग अमेरिका की नहीं थी बल्कि इजराइल की ख्वाहिश के ऊपर हुई। नतीजा ये निकलेगा कि अमेरिका गया तो ये तनहा हो जाएगा, इसलिए वो वॉर थिएटर को, वॉर जोन को, कॉन्फ्लिक्ट जोन को बढ़ाना चाह रहा है ताकि ये वॉर जोन बढ़ जाएगा तो अमेरिका मजबूरन सींग फंसाएगा। और जाहिर है अपनी जो प्रॉक्सी उसने रखी हुई है, जो कि अरब दुनिया के ऊपर एक थानेदार बिठाया हुआ है इजराइल की शक्ल में, उसको वो इस्तेमाल कर रहा है। ये है बुनियाद बात। अब जो आपने खास तौर पे जो बात की यमन शाम के हवाले से, देखें जो असद शहबानी हैं, मेरी भी इनसे मुलाकात हुई है और मैं अहमद अल शरा साहब से भी अभी कुछ अर्सा पहले मिल के आया था। देखिए, नजर ये आ रहा है कि जब से बशर अल असद की हुकूमत गई तो उसके बाद जो गोलान का इलाका था, जो मकबूजा एक इलाका तस्वर किया जाता है शाम का, उसके ऊपर दिसंबर के अंदर 8 दिसंबर 2024 को इजराइल ने बढ़कर हमला किया और बहुत सारा इलाका जो था वो वहां से ले लिया, जिसके ऊपर तनाजात जो थे वो बढ़ना शुरू हो गए। और जो बशर अल असद के हामी वहां आज भी बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा शामी हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू किया। लेकिन तुर्किया ने उनके साथ मरासिम बढ़ाए, तुर्किया ने उनके इंटरेस्ट थे, उन्होंने एक वार्म वेलकम भी दिया। इसी तरह से अमेरिका के अंदर बड़ा वार्म वेलकम हुआ, साथ ही साथ जो है हमने सऊदी अरब के अंदर एक बड़ा वार्म वेलकम देखा। जो अबू जुलान जिनका पहले नाम था, अब उनका नाम अहमद अल शरा है, जो प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे। दूसरी जानिब जो असद शहबानी साहब हैं, उनकी भी मुलाकातें हुई हैं, जो कि आपने जिसका जिक्र किया जॉर्डन के अंदर। लेकिन 14 अगस्त को
उनकी टेलीफोन के ऊपर बात भी हुई। जो उनका इंटेलिजेंस चीफ है इजराइल का बदनाम ज़माना रोमन गॉफमैन, उससे भी मुलाकात हुई, जो टेलीफोन पे बात हुई और मुख्तलिफ किस्म की नौइयत के ऊपर बातचीत होती रही। इसमें जो गुलान का इलाका जिसको उन्होंने कहा कि जी ये एक हमारा आपके साथ मामला चल रहा है, एक चीज बताइए उसके गुल ऊपर साहब, जो गुल साहब एक चीज टारगेटेड बताइए, ऑपरेशंस थे। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक तजवीज पेश की थी और वो तजवीज ये थी कि इजराइल जो है वो लबनान जाके ना लड़े हिजबुल्लाह से, हम शाम के अंदर एक ऐसा सेटअप बनाते हैं कि शामी अफवाज जो हैं वो बॉर्डर पे जाएं और वो जाके हिजबुल्लाह के साथ जो है वो वॉर करें। ये इजराइल को इकदाम नहीं उठाए जाने चाहिए। अभी मौजूदा मंजरनामे में जब शाम के ऊपर हमला करके इजराइल ताल्लुकात को खराब कर रहा है, तो वो मॉडल कहां पे स्टैंड करता है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया था? और क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को एक जवाब नहीं है इजराइल की जानिब से कि हमारी पॉलिसी अपनी और हम खुद तरतीब देंगे, हमें मालूम है लड़ना किसने और किसने नहीं लड़ना? देखिए, जब से एप्स्टीन फाइल का मसला बना है, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल इजराइल के हाथों में खेल रहे हैं और जब वो कुछ करने चाहते हैं, मेरे ख्याल में कोई उनके ऐसे मामलात हैं जो कि चाहे वो फाइनेंशियल मामलात हों या उनके निजी जो एक ज़िंदगी है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, उसके हवाले से बातचीत वो कर देते हैं और वो मेरे ख्याल में उनके दामाद जैरेड कुशनर जो हैं, वो आइज़ एंड ईयर्स हैं नेतन्याहू के, उनके साथ गहरा ताल्लुक मरासिम मौजूद हैं, दोस्ताना मौजूद है। मकसद ये कहने का है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर सोचे समझे भी गुफ्तगू करते हैं और यही बात उन्होंने पहले, आपको याद है कि जब कुर्दों के हाथ में उन्होंने असला भी दे दिया ईरान के खिलाफ, उनको पैसा भी दिया और बाद में यही कहा कि उन्होंने असला भी ले लिया, पैसे भी ले लिए और काम नहीं किया। तो इसका मतलब तो बड़ा वजाहत से ये नजर आ रहा है कि ये अभी सारा काम हैप-हैज़र्ड हो रहा है। कभी भी ये मुमकिन नहीं था कि वो जाके एक नया वॉर थिएटर को शुरू कर देते। जो शाम है वो एक अरसा दराज से जंग के हालत के अंदर है। अलेप्पो हो गया, दीगर जगह हो गया, ये तमाम तेल के ज़खायर हैं और फिर आपको मालूम है एक समुद्री रास्ता भी है, तो शाम की एक अपनी वैल्यू है। लेकिन इस सब के साथ जब हम देखते हैं कि खित्ते के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो तमाम के तमाम जो ममालिक हैं, आखिर उनकी एक एंटी इज़राइल अप्रोच क्यों है? इसका तुर्किया जो कह रहा है कि अभी आपने ज़िक्र किया कि किस तरीके से वहाँ बिल्डअप हो रहा है और जब अल-दहूर बेस के ऊपर हमला हुआ तो इज़राइल ने कहा कि ये एक वार्निंग शॉट थी तुर्किया के लिए और फिर तुर्किया के जहाज़ स्क्रैम्बल नहीं हुए, जिसके ऊपर अमेरिका ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि एक बड़ा तसादम हो सकता था क्योंकि फिर यहाँ नेटो इन्वॉल्व हो जाती, अगर वो होती या नेटो एक्सपोज़ हो जाती। कि आर्टिकल 5 जो है बड़े वज़ाहत से है कि जनाब अगर एक पर हमला हुआ तो सब पर हमला तस्वर होगा। तो क्या इज़राइल के ऊपर हमला होता? क्या तुर्किया का साथ देते? ये वो तमाम क्वेश्चन्स हैं जो कि दुनिया के एक अमन और जो एक सिक्योरिटी एपरेटस है उसके ऊपर मेरे अच्छा ख्याल में गुल साहब इसमें एक वजाहत कर दीजिए, क्या ये मुमकिन है कि किसी मुल्क की फौज किसी और मुल्क पे या किसी और सरजमीन पे मौजूद हो और उस पे हमला हो तो तब भी नेटो के आर्टिकल 5 का इतलाक होता है? जी, मेरा ख्याल है अभी तक तो जो मेरी इत्तलात हैं उसके ऊपर बिल्कुल ऐसा ही होता है कि नेटो का जो मामला है वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। लेकिन इसके अंदर एक और भी इश्यू है क्योंकि मकसद तो तुर्किया के ऊपर हमले का है ना और अगर तुर्किया का कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, ये एक अलग बात है, इसको डेप्थ में देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है टर्की इन्वॉल्व हो जाएगा, जब अभी उनकी नेवी भी आमने-सामने खड़ी हुई है इज़राइल के, उनके जो फॉरवर्ड बेसेस हैं उनको भी मजबूत किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आज ही तुर्किया के अहम लोगों से मिल के आया हूँ, तो सिचुएशन काफ़ी मेरे ख्याल में ख़तरनाक है। दूसरी जानिब तुर्किया को मालूम है कि अगर उन्होंने इज़राइल को रोकना है, तो उनको शाम की सरहद के ऊपर रोकना पड़ेगा, वरना ये घर में उनके घुस जाएँगे। दूसरी चीज़ जो उसके अंदर अहम है, वो है कि 1974 के वक़्त का जो बॉर्डर है, उसकी बात की जा रही है शाम की जानिब से इज़राइल के लिए। लेकिन इज़राइल जो है वो किसी के कहने पे नहीं है,
ना वो अमेरिका की मानता है, ना वो अमेरिका की मानना चाहता है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ सवार है और वो ये कहते हैं कि किसी सूरत हम ऐसा हालात पैदा कर दें जिसके अंदर अगर मशरिक़ वुस्ता से भी जाना पड़े, यानी कि जो गल्फ रीजन है उसके साथ जाना पड़े, तो कम से कम वो कहीं न कहीं उसके मिडल ईस्ट के अंदर सींग अड़े रहे हैं अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका के बगैर इज़राइल 0/0 है। तो इसलिए ये तमाम जो इस टाइम पे चीज़ें हो रही हैं, ये जल्दी के काम हो रहे हैं। इसमें लबनान को, शाम को, इसके अंदर तुर्किया को इन्वॉल्व करना है। हाकान फिदान साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं तुर्किया के, आपको याद है कि उन्होंने आज से चंद माह पहले एक बयान दिया था कि पाकिस्तान से पहले तुर्किया की बारी आएगी इज़राइल की जानिब से। और ये जो अब सारे सिक्योरिटी apparatus बन रहे हैं, जो दिफाई मुआहदात हो रहे हैं, जल्दी अभी यहाँ भी अरशद शहबानी साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, तो वो भी सारे क्योंकि परेशान हो गए हैं, क्योंकि सऊदी अरब, तुर्किया और जो सीरिया है, ये आपस में बहुत कुर्बत रखते हैं। पाकिस्तान का भी एक किरदार है। पाकिस्तान ने माजी में क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाम भी इस सिक्योरिटी अलाइनमेंट का मुस्तकबिल करीब के अंदर हिस्सा बन सकता है? जी, लगता तो ये है, क्योंकि वो आपने देखा कि वो तुर्किया के भी फेवरेट हैं इस टाइम पे शामी, और इस टाइम पे उनका सऊदी अरब के साथ भी बहुत कुर्बत है। पाकिस्तान का मैं गुजारिश कर रहा था कि पाकिस्तानी पायलट्स तो वहाँ बाकायदा सीरिया में हीरो के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जब इज़राइल के खिलाफ जंग हुई थी तो दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल। इस वजह से सीरिया का पाकिस्तान के साथ जो दूरी दरमियान में हुई थी, वो कुछ अरसा बशर अल असद के वक्त में हुई थी, लेकिन अभी जो मामलात हैं वो एक फर्क निगाह के साथ देखे जा रहे हैं। और पाकिस्तान इसलिए भी दूर हुआ था क्योंकि सऊदी अरब या हमारे दोस्त ममालिक, उनको बहुत सारे एतराज़ात थे और वहाँ बहुत सारे ऐसे वॉर क्राइम सामने नजर आ रहे थे जिसमें पाकिस्तान नेवर वांटेड टू इंडल्ज इटसेल्फ इन दैट पॉलिटिकल, जो उनके इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स थे उनमें वो शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन अब मेरे ख्याल में मेरा एक आखिरी सवाल, मेरा सर एक आखिरी सवाल वो ये है कि इजराइल के ऊपर अमेरिका की ग्रिप कमज़ोर होने से वस्त मुद्दती इंतखाब में ट्रंप के लिए मुश्किल क्या हो सकती है, और बेंजामिन नेतन्याहू की इस एक्सपेंशन की उनको अगले इलेक्शन में क्या बेनिफिट मिल सकता है? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहली बात ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उनके तमाम एक्शंस जो हैं, वो एक्चुअली अमेरिकन पॉलिसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अमेरिका की विल के अगेंस्ट वो जा रहे हैं। और अभी भी जो उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात की ईरान के हवाले से, तो उससे लगता ये है, क्योंकि उससे कांग्रेस की इजाज़त नहीं है, और लगता ये है कि कोई ऐसा मामला करना चाहते हैं जिससे अमेरिका के भी इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएँ, या फिर और नेतन्याहू ये चाहता है कि उसके इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएं, जो यानी कि नेतन्याहू के जो इलेक्शन है 27 अक्टूबर को, और वो चाहता है कि एक दफा फिर डोनाल्ड ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन जो है वो गुजर जाए, उसके अंदर वो उनको कामयाबी मिल जाए। दिस इज व्हाट ही वांट्स। और जब कामयाबी मिल जाए तो उसके बाद आपको पता है अगले 2 साल डोनाल्ड ट्रंप को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, और वो दोबारा एक दफा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है इजराइल उनको, ताकि वो अमेरिका के सींग यहाँ फंसे रहे, और मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं इजराइल के, ग्रेटर इजराइल के मामलात हैं, वो अपने अमली जामा उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पहनाता जाए। जिस तरीके से पानी के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना, समुद्री रास्तों को जो है वो टैप करना, इसी तरीके से इलाके को आगे बढ़ाना, मादनियात और दीगर, क्योंकि हलब का जो मामला है आपको मालूम है कि यहाँ तेल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं, और यही एक बुनियादी वजह है जिसके ऊपर यहाँ सबकी निगाहें जमी हुई हैं। मादी के अंदर अमेरिका भी आया था, लेकिन तब रशिया और चाइना ने एक बड़ा मजबूत स्टांस लिया था, और बिल्कुल आपको याद है कि आई बॉल टू आई बॉल दरमियान में उनकी एयरफोर्स जो थी रशिया और अमेरिका की आ गई थी, और उसके बाद अमेरिका हैड टू एग्जिट फ्रॉम दिस एरिया। तो ये तमाम चीजें जो इस टाइम पे नजर आ रही हैं कि पेचीदा बनाना चाहता है इस टाइम पे नेतन्याहू का शैतानी जो दिमाग चीजें जो है हैं वो पेचीदगी की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि इसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू का दिमाग कारफरमा है, और वो सियासी असर और रसूख अपना मजबूत करना चाहते हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए वो तौसी पसंदाना अज़ाइम को दोहराना चाहते हैं। लेकिन उसके नताइज क्या होंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला अमीर गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।